さ食われてる。इस मूवी का स्टार्ट एक कपल को दिखाते हुए होता है जिनका रिलेशन काफी यूनिक है। जून जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसकी चिकागामी के साथ ये सेकंड मैरिज है। क्योंकि उसका फर्स्ट मैरिज एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा था, इसीलिए वो अपनी सेकंड मैरिज से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें वो पहले 3 साल तक अपनी शादी को एक्सपीरियंस करेंगे और अगर वो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई रहे तो वो फिर 3 साल बाद अपनी मैरिज रिन्यू करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं होंगे। अगर दोनों में से कोई भी इस रिश्ते से खुश नहीं था तो वो इस रिश्ते को खत्म कर सकते थे। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कपल की 3rd मैरिज एनिवर्सरी करीब आ रही है और ये वो वक्त है जब उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इसी वजह से जून आजकल काफी परेशान है। जून अपने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते ऑफिस से घर आता है। घर आने पर वो अपनी डोरबेल बजाता है लेकिन उसे गेट पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता, जो उसके लिए काफी अजीब था क्योंकि उसकी वाइफ पिछले 3 सालों से हर रोज उसे गेट पर वेलकम करती थी। जून अब अपने घर के अंदर जाने के लिए एक स्पेयर की का यूज करता है और अंदर जाते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि सामने उसकी वाइफ चिकागामी बहुत बुरे हाल में जमीन पर लेटी हुई थी और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। जून जल्दी से अपनी वाइफ चिकागामी के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन से जून घबरा गया था और इस घबराहट में उसे चिकागामी के साथ स्पेंड किए हुए सारे अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। कुछ सेकंड बाद जून अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करने ही लगता है कि अचानक चिकागामी उठ जाती है और उसे पता चलता है कि चिका प्रैंक कर रही थी। जून अभी तक ये सब देखकर शॉक में था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। चिकागामी जब ये नोटिस करती है कि जून अभी तक कंफ्यूज, तो वो उसे किचन में डिनर के लिए बुलाती है। डिनर टेबल पर जून काफी हद तक अपने आप को कंपोज कर लेता है और यहाँ अब वो खुद भी ची के साथ मिल गया था उसके प्रैंक में और उसके ऊपर हंसने लगा क्योंकि उसने फेक ब्लड के लिए केचप का यूज किया था। इस टाइम उनका मूड काफी लाइट हो गया था और वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अगली सुबह जून अपनी वाइफ से मिलने के बाद ऑफिस के लिए निकलता है और उसी के साथ उसके रात वाले गंदे कपड़ों का बैग एक गार्बेज बिन में डाल देता है। ये कपड़े गिराते हुए उसे एक क्लीनिंग लेडी देख लेती है और उससे शक होता है कि जून शायद गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऑफिस जाने पर जून अपने कलीग और फ्रेंड को ये सारा वाकया बताता है। उसके फ्रेंड को ये सब सुनकर काफी मजा आता है और वो विश करता है कि काश मेरी वाइफ भी तुम्हारी वाइफ जैसी हो और वो भी मेरे साथ इस बोरिंग लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैंक करे। यहाँ जून मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और उसे रात वाले इंसिडेंट के बारे में लगता था कि चीज सिर्फ उसे टेस्ट कर रही है कि क्या जून अभी भी उससे प्यार करता है कि नहीं, जिससे उसे फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेने में आसानी हो। अब रात में जून अपनी वाइफ जी को मैसेज करता है कि वो घर वापस आ रहा है, जहाँ जी उस टाइम डिनर बना रही थी और जून का मैसेज पढ़ते ही उसके दिमाग में एक नई शरारत आती है। कुछ देर बाद जून जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर होता है तो वो अपनी वाइफ को एक अजीब हालत में देखता है। ची का सर एक असल दिखने वाले एलिगेटर के मुंह के अंदर था। जून खामोशी से अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको एलिगेटर के मुंह से बाहर निकाल लेता है और यहाँ ची उससे बहुत ही ड्रामेटिक वे में गले मिलती है और उसे उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और इस सब के बाद वो कहती है कि चलो अब हम डिनर करते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और ची हर नए दिन के साथ एक नया और क्रिएटिव प्रैंक करती है। कभी वो ऐसे प्रिटेंड कर पाती है कि जैसे वो एक मेड हो और किसी लड़ाई में उसका मर्डर हो गया हो और अगले दिन वो एक ऐसे सोल्जर के हुलिये में थी जिसे दुश्मनों ने पकड़कर मार दिया था। लेकिन जून को उसकी वो ट्रिक सबसे ज्यादा हैरान करती है जब उसने प्रिटेंड किया था कि उसके सर में एक एरो है। जून उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करता है, हालांकि वो हर गुजरते दिन के साथ उसके इन प्रैंक से तंग आ गया था। यहाँ जी हर रोज वो चीजें बिन में जाकर गिराता था जो उसकी वाइफ प्रैंक के लिए यूज करती थी और हर रोज वो क्लीनिंग लेडी उसे अजीब नजरों से देखती थी। और एक दिन वो क्लीनिंग लेडी अपनी क्यूरियोसिटी में उसका ट्रैश चेक करती है जहाँ उसे एक ब्लड वाली नाइफ मिलती है। वो क्लीनिंग लेडी उस नाइफ को लेकर काफी ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देती है जब तक जून आकर उसे ये नहीं बताता कि उस नाइफ पर ब्लड नहीं बल्कि केचप है। जून अब अपने ऑफिस जाता है और अपने फ्रेंड को सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मैं इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तो जून का कोलीग उससे कहता है कि तुम उसे कुछ दिन उसके पेरेंट्स के पास भेज दो। और अब बातों ही बातों में जून अपने फ्रेंड को बताता है कि वो चीका से कैसे मिला था। वो कहता है कि एक दिन मैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उस दिन मेरी बस मिस हो गई और तभी वहाँ पर मुझे चीका ने देखा और उसने मुझे अपने फादर के रेस्टोरेंट में इन्वाइट किया। चिकागामी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी
लेकिन जून को सबसे ज्यादा उसकी चेयरफुल पर्सनैलिटी ने अट्रैक्ट किया था। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि चिकागामी जब 5 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपना ये दुख किसी के साथ शेयर नहीं किया था। उस रेस्टोरेंट में चिकागामी ने जून को बताया कि वो टोक्यो जाकर एक रेस्टोरेंट में जाना चाहती है और इधर जून उसे टोक्यो में कुछ दिन बाद इनवाइट करता है। जून का फ्रेंड उसकी स्टोरी से काफी इम्प्रेस होता है। शाम होती है और जून अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ चिकागामी हर रोज की तरह मरने का ड्रामा कर रही थी। वो जल्दी से अपनी वाइफ के साथ जाता है और खुद भी इस तरह का ड्रामा करना शुरू कर देता है कि उसे उसकी वाइफ के मरने का बहुत दुख है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके कॉस्ट्यूम के प्राइस टैग पर पड़ती है तो वो सारा ड्रामा खत्म कर देता है, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा महंगा था जो उसने इस ड्रामे के लिए यूज किया था। और इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैंने भी उसके साथ उसके प्रैंक्स में खेलना शुरू कर दिया है, शायद इसके बाद वो प्रैंक्स करना खत्म कर दे। जून अब घर जाता है और इस टाइम भी उसकी वाइफ एज यूजुअल एक प्रैंक प्ले कर रही थी जिसमें कुछ एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया था। जून भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उन आर्टिफिशियल एलियंस के साथ लड़ता है, लेकिन यहाँ पर जून का प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि चिकागामी ये प्रैंक्स करना तो नहीं छोड़ती, बल्कि उल्टा चिकागामी उससे और एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि तुम जितना अच्छा ड्रामा किया करोगे मैं उतनी ही जल्दी होश में आया करूंगी। अब नेक्स्ट डे चिकागामी वैम्पायर होने का ड्रामा करती है और उसे अब ची की चेस्ट से नाइफ निकाल कर उसे जिंदा करना। वो जैसे ही ची जो कि अब एक वैम्पायर बनी हुई थी उसे जिंदा करता है तो ची एक वैम्पायर में एक्ट करते करते उसको बाइट कर लेती है। नेक्स्ट डे वो एक जूलियट की तरह एक ग्रेव पर लेट जाती है और जून आकर उसे रोमियो की तरह जिंदा करता है। ये सब चीजें जून की लाइफ को काफी खराब कर रही थी। वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो हर रोज घर जाने से डरता था और अब जून का फ्रेंड उसे एक फेवर देता है ताकि वो एक दिन के ड्रामा से बाहर निकल सके। वो जून और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करता है और यहाँ जून की फ्रेंड की वाइफ चिकागामी से पूछती है कि तुम लोगों ने शादी का फैसला कैसे किया था, और मूवी 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि चिकागामी के फादर के रेस्टोरेंट के बाद वो लोग टोक्यो में मिले थे। जून चिकागामी को उस रेस्टोरेंट भी लेकर गया था जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। उन्होंने वहाँ से बहुत सारी स्वीट्स ऑर्डर की और जब उन लोगों की सारी स्वीट्स खत्म हो गयी और आखिरी स्वीट खाने की बारी आई तो चिकागामी ने उस स्वीट के 2 पार्ट कर दिए, जिसमें गलती से एक बड़ा हो गया और एक छोटा। जून को अब एक शरारत आई और उसने चिकागामी को तंग करने के लिए कहा कि मुझे तो बड़ा पीस चाहिए, जहाँ चिकागामी ने बहुत ही इनोसेंट फेस बनाकर उससे बड़ा पीस ले लिया। और ये उनकी वो स्टोरी थी जब उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। अब नेक्स्ट डे जून अपने घर जा रहा था तो उसे एक पोस्टर नजर आता है जो कि एक जॉब की वैकेंसी थी। वो अपने घर जाकर उसे अपनी वाइफ को देने का सोचता है ताकि अगर वो कुछ काम करेगी तो शायद वो ये प्रैंक्स करना खत्म कर दे। और जैसे ही वो घर जाता है तो वो अपनी वाइफ को एक इजिप्ट प्रिंसेस के तौर पर देखता है। एज रेगुलर जून उसे दोबारा होश में लेकर आता है और डिनर के दौरान वो उसे जॉब के बारे में बताता है। चिकागामी वो जॉब तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो अपने प्रैंक्स नहीं छोड़ती और वो अपनी जॉब के बाद भी बैंक रॉबर्स के हाथों मरने का ड्रामा करती है। जून इस सब से थक गया था और वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम प्लीज अब मरने का ड्रामा मत किया करो, मैं इन सब से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। नेक्स्ट डे क्योंकि जून ने अपनी वाइफ को मना कर दिया था तो उसे लगता था कि आज वो प्रैंक नहीं करेगी और वो उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है। और अब जून ने वाकई मरने का ड्रामा नहीं किया था, बल्कि एक ऑलरेडी मरे हुए इंसान का ड्रामा किया था। यानी आज के ड्रामा में वो गोस्ट बनी हुई थी। नेक्स्ट डे संडे था और आज क्योंकि जून ने ऑफिस नहीं जाना था इसीलिए चिकागामी पूरा दिन रोबोट बनने का डिसाइड करती है। रात में जून अपने फ्रेंड को उसकी मिसेस के साथ अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। वो लड़की जिसका नाम यूमिको है उसे चिकागामी का एलिगेटर बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो पहले भी उसने एक बार अपने प्रैंक के लिए यूज किया था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चिकागामी से पूछती है कि क्या वो उसे ले सकती है। यहाँ उसका हस्बैंड भी उसकी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था कि उसे ऐसी चीजें कब से पसंद है। इसके बाद वो दोनों लड़के अपनी वाइफ्स को बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके घर से कोई ना हो। ये बात यूमिको को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और यूमिको को नॉर्मल करने के लिए अब चिकागामी एक शर्त रखती है कि वो एक आर्म रेसलिंग मैच खेलते हैं और अगर यूमिको ये मैच जीत जाती है तो वो अपना एलिगेटर यूमिको को दे देगी। यूमिको ये मैच जीत जाती है और इस तरह वो एलिगेटर यूमिको का हो जाता है। नेक्स्ट डे जून घर आता है और चिकागामी को एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जो कि 2050 से बिलोंग
करता था। पहले तो कुछ देर जून भी अपनी वाइफ के साथ खेलने लग जाता है और फिर उसे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम ये प्रैंक करना बंद कर दोगी, और इसके बाद अपनी वाइफ से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम ये प्रैंक करना बंद कर दोगी। चिकागामी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कैलकुलेट करती है कि वो फ्यूचर में कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाती। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिकागामी यूमिको से मिलती है, जहाँ यूमिको उसे बताती है कि वो अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है, और वो चिकागामी का इस बात पर शुक्रिया करती है कि उसने यूमिको को एहसास दिलाया था कि वो भी एक लड़की है और बहुत टैलेंटेड है। यहाँ चिकागामी उसे कहती है कि तुम्हें ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को बैठकर इस बारे में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। यहाँ पर हम जून और उस लड़के को होटल में देखते हैं, जहाँ वो जून से कह रहा था कि हमारी डिवोर्स सबसे अच्छा फैसला है क्योंकि यूमिको मेरे से ज्यादा अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती है। यहाँ जून उसे अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में कुछ बताता है और इसके बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जहाँ वो दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक थे और चिकागामी उन दोनों को घर पर लेकर आती है। सुबह उठने पर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है। चिकागामी अब अपने गाँव चली जाती है, जहाँ पर वो अपने फादर को पहले से काफी बेहतर देखकर काफी खुश थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को इस तरह देखकर काफी अजीब फील कर रही थी और वो अब बाहर जाकर रोने लग जाती है। और जब चिकागामी रूम में नहीं होती तो उसके फादर जून को बताते हैं कि जब वो 5 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो बताते हैं कि उसकी मदर की डेथ के बाद एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा था, लेकिन जब मैं अगले दिन घर गया तो मुझे चिकागामी कहीं पर नहीं नजर आई और वो हर रोज उससे छुपने का प्रैंक करने लगी। वो जून को बता रहे थे कि चिकागामी का तो पता नहीं, लेकिन इस प्रैंक की वजह से मैं अपनी वाइफ की डेथ के सदमे से जल्दी बाहर आ गया था। और यहाँ अब जून को भी एहसास होता है कि जब से वो प्रैंक कर रही है तब से वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके रिलेशन में बॉन्डिंग आ रही है। उसे एहसास हुआ था कि ये प्रैंक्स करके चिकागामी उससे दूर जाना नहीं चाहती, बल्कि उसे रूटीन की बोरियत से बचाना चाहती थी। और अब जून अपनी वाइफ को दोबारा प्रपोज करता है अपनी नेक्स्ट लाइफ साथ गुजारने के लिए। वो लोग यहाँ पूरा दिन साथ गुजारते हैं और फिर अपने शहर वापस चले जाते हैं। उनके शहर वापस आने पर उनकी रूटीन नॉर्मल हो गई थी। एक दिन चिकागामी जब घर वापस आती है तो वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ जमीन पर देखती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और अचानक जून भी खड़ा हो जाता है और उसे बताता है कि वो भी प्रैंक कर रहा था और अब जून उसे उसी की तरह डिनर की ऑफर करता है। लेकिन यहाँ चिकागामी उसका ये प्रैंक नहीं सह पाई थी, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जून उससे दूर चला जाएगा। मूवी का स्टार्ट होता है और हम कुछ चोरों को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप चुरा कर भाग रहे थे कि उसी दौरान हमें हवा में कोई उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो चोर अपनी कार में अपनी जीत की खुशी ही मना रहे थे कि अचानक उनकी कार भी हवा में उड़ने लगती है। असल में उनकी कार हवा में एक सुपर गर्ल ने उठाई थी और वो सुपर गर्ल उनकी कार को लाकर एक पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देती है। इसके बाद वो सुपर गर्ल वहाँ से उड़ जाती है और सब लोग उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। वो लड़की अपने अच्छे कामों की वजह से मशहूर हो गई थी और हर तरफ न्यूज में उसी के चर्चे थे, जिसे अब जी गर्ल के नाम से जाना जा रहा था। यानी उस सुपर गर्ल का नाम लोगों ने जी गर्ल रख दिया था। अब मूवी में हम दो लड़कों को उसी सुपर गर्ल की न्यूज पढ़ते हुए देखते हैं। वो दोनों लड़के आपस में दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम मैथ्यू है। मैथ्यू अपने दोस्त से उस सुपर गर्ल के बारे में बात ही कर रहा होता है कि उन्हें अपने सामने ट्रेन में एक लड़की नजर आती है। अब उन दोनों लड़कों की अटेंशन जी गर्ल से हटकर दूसरी लड़की की तरफ चली गई थी, जो उन्हें काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। अब मैथ्यू उस लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई बात कर पाता, वहाँ पर एक चोर आता है और उस लड़की का पर्स उठाकर भाग जाता है। मैथ्यू अपने आप को हीरो जाहिर करते हुए उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और आखिर जब वो चोर एक रोड तक पहुँचता है तो उसे एक कार हिट कर देती है, जिसकी वजह से उस चोर के हाथ में पकड़ा हुआ बैग नीचे गिर जाता है और चोर अपने आप को बचाने के लिए आगे भाग जाता है। मैथ्यू वो पर्स उठाने के साथ चोर को कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स भी कहता है और अब जो चोर वहाँ से दूर जा रहा था उसे ये इंसल्टिंग वर्ड सुनकर गुस्सा आ गया था और चोर अब मैथ्यू को मारने के लिए एक रॉड उठाकर उसके पीछे भाग रहा था। और उसे वापस आता देखकर मैथ्यू, जो कि एक एवरेज डरपोक सा इंसान था, वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो उस चोर से बचने के लिए एक बिन में जाकर छुप जाता है। वो चोर बिन को बार बार हिट कर रहा था और अब मैथ्यू भी उससे लड़ने का डिसाइड करता है और अपने हाथ में कोई वेपन लेकर बाहर निकलता है, लेकिन लकीली उसका सामना चोर से नहीं होता, बल्कि उसके सामने वही लड़की थी जिसका पर्स उस चोर ने चुराया था। वो लड़की मैथ्यू को एक मिनट के लिए बेवकूफ ही समझती है, क्योंकि मैथ्यू के हाथ में चोर को मारने के लिए एक हेयर ड्रायर था। लेकिन बात आगे बढ़ती है और मैथ्यू के नाम पूछने पर वो लड़की अपना नाम जेनी बताती है और साथ ही वो मैथ्यू को एक थैंक्स डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। वो लोग जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो हम पर रिवील होता है कि असल में वो सुपर गर्ल जेनी ही है, जिसे जी गर्ल के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे हमें वो चोर बुरी तरह से एक बिल्डिंग से लटका हुआ नजर आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपनी
कुलीग हैना के साथ कुछ काम कर रहा था और रात होने पर अब हम जेनी और मैथ्यू को डिनर करते हुए देखते हैं। मैथ्यू उस लड़की से बात करते हुए काफी कंफ्यूज हो रहा था और उसी दौरान जेनी, जो कि एक सुपर गर्ल है, उसे पुलिस के सायरन सुनाई देने लग जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है, जबकि मैथ्यू इस ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता है, जिससे रोड पर चलते चलते एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जो कि बुरी तरह जल रही थी। और अब यहाँ पर एंट्री होती है उस सुपर गर्ल की, जो कि उड़ते हुए वहाँ पर आती है और बहुत तेजी से घूमते हुए वो वहाँ पर एक तूफान क्रिएट करती है, जो तूफान सारी की सारी आग अपने अंदर खींच लेता है और इस तरह उस बिल्डिंग की आग तो बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की पूरी ब्लैक डस्ट में छुप जाती है। जी गर्ल अपने ऊपर से ब्लैक डस्ट साफ करती है और वहाँ से उड़ते हुए वापस चली जाती है और सारे लोग वहाँ पर जी गर्ल के नारे लगाते रह जाते हैं। जी गर्ल यानी जेनी अब होटल में मैथ्यू के पास वापस आती है, जिसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी फ्रेंड एक सुपर हीरो है। यहाँ मैथ्यू को उसके फेस पर एक ब्लैक स्पॉट नजर आता है, जिसे छुपाते हुए वो लोग बातें करने लग जाते हैं। डिनर के बाद वो लोग आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह होने पर मैथ्यू के ऑफिस के रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं और वो मैथ्यू से कहते हैं कि हम तुम्हारी नई फ्रेंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मैथ्यू उन्हें कुछ बताने से इनकार करता है तो वो सजा के तौर पर मैथ्यू को लिबर्टी स्टैचू से उल्टा लटका देते हैं और उसकी तस्वीर दिखाते हुए वो अब जी गर्ल को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अचानक जाल से वो रस्सी खुलने लगती है, जिस रस्सी से उन्होंने मैथ्यू को लटकाया हुआ था और मैथ्यू अब जमीन पर गिरने ही वाला था कि वहाँ पर जी गर्ल आकर उसे बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद वो गैंगस्टर जी गर्ल के घर आते हैं और कुछ चेक करने के बाद वो वहाँ से जी गर्ल के कुछ हेयर्स ले लेते हैं, जिससे वो अपना इवल प्लान कंप्लीट कर सकें। यहाँ अब मैथ्यू जेनी यानी जी गर्ल से पूछ रहा था कि वो गैंगस्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और तब मैथ्यू से कहती है कि अब मैं ज्यादा देर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकती और वो उसे अब अपना असल दिखाती है, जिससे मैथ्यू को भी पता चल जाता है कि वही जी गर्ल है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मैथ्यू और जी गर्ल बचपन में साथ थे। मूवी यहीं से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स वॉक कर रहे हैं, जहाँ उन्हें आसमान पर एक एस्ट्रोलॉब नजर आता है जो उन्हीं के करीब जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पहले कि वो लोग पुलिस को कॉल करते, जेनी उस रॉक को हाथ लगाती है जो उस एस्ट्रोलॉब के टूटने से वहाँ पर गिरी थी। वो रॉक पूरी की पूरी जली हुई थी, लेकिन जेनी के हाथ लगाने पर उसका हाथ नहीं जलता, बल्कि वो रॉक बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो जाती है और सरप्राइजिंगली जेनी की बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ पावर्स आ रही हो। इन पावर्स के आने की वजह से उसने अपने फ्रेंड मैथ्यू को छोड़ दिया था, जिससे मैथ्यू काफी उदास हो गया था। अब मूवी यहीं से दोबारा प्रेजेंट सीन में आती है, जहाँ जेनी अपने जी गर्ल के ड्रेस में मैथ्यू को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। वो लोग हवाओं की सैर करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और यहीं दूसरी तरफ वो गैंगस्टर जी गर्ल के बालों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो जेनी के बालों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाल किसी भी चीज से नहीं कटते, इवन उसके बाल एक बहुत बड़ी ब्लेड को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद वो जी गर्ल के बालों के नीचे एक रॉक रखता है जो कि एस्ट्रोलॉब का एक पार्ट थी और वो रॉक उस बालों की सारी पावर एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद उसके बाल आसानी से कट जाते हैं। कुछ देर बाद हम मैथ्यू को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी कलीग हैना के साथ था और उतने में ही वहीं पर जेनी भी आ जाती है। वो लोग एक डिनर का प्लान करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिनर जेनी को हैना का मैथ्यू के साथ ज्यादा फ्रैंक होना पसंद नहीं आता और इस वजह से वो कुछ गुस्से में भी आ जाती है। और तभी एक न्यूज रिपोर्ट में एक रॉकेट सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो कि जमीन की तरफ क्रैश होने वाली थी, जिसे देखकर लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और बहुत ज्यादा परेशान भी थे। जेनी गुस्से में यहाँ से उठकर चली जाती है और हमें कुछ सेकंड बाद टीवी में जी गर्ल को दिखाया जाता है, जिसने उस रॉकेट को दोबारा स्पेस की तरफ लॉन्च कर दिया था और सब लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग अपनी लाइफ सेफ होने पर सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ होटल में सब लोग एक दूसरे के गले भी मिल रहे थे। और इधर हैना जैसे ही मैथ्यू के गले मिलती है तो उसी टाइम जेनी यहाँ पर आ जाती है। जेनी को ये चीज और भी गुस्से में ले आती है और रास्ते में भी वो अपना सारा गुस्सा मैथ्यू पर निकालती है और इस गुस्से में वो कार की विंडो भी तोड़ देती है और यहाँ वो मैथ्यू पर कन्फेस करती है कि वो कितना ज्यादा मैथ्यू को पसंद करती है। पर ये बात सुनकर अब मैथ्यू बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी फ्रेंड के रिएक्शन पर बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और घर आने पर वो जेनी से कहता है कि हमें अब इस रिलेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे पहले अपने हाथ में पकड़ी हुई नाइफ तोड़ती है और फिर अपने इर्द गिर्द की सभी चीजें गिरा कर वो मैथ्यू को भी अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए दूर गिराती है। जेनी का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था और वो अपनी लेजर पावर्स का यूज करते हुए मैथ्यू
की गोल्ड फिश को जलाने ही वाली थी कि तभी मैथ्यू अपनी गोल्ड फिश को बचा लेता है और अब वो गुस्से में मैथ्यू से कहती है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, और ये कहते हुए वो उसके रूफ में सुराख करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। सुबह ऑफिस में मैथ्यू अपने ब्रेकअप के बारे में हैना को बता रहा होता है कि तभी उसे अपने ऑफिस की विंडो से दोबारा जेनी नजर आती है। उसे डर था कि जेनी कहीं हैना को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वो हैना को छुपा देता है। पर ये सब करते हुए मैथ्यू की बॉस देख लेती है और वो उससे इस सब के बारे में अभी क्वेश्चन ही कर रही कि तभी उनके लिए एक सिक्योरिटी कॉल आती है और सिक्योरिटी बताती है कि मैथ्यू की कार एक अजीब तरीके से चोरी हो गई है, क्योंकि जहाँ से मैथ्यू की कार चोरी हुई वहाँ से वॉल भी टूट गई थी, जिससे मैथ्यू को पता चल गया था कि ये काम जी गर्ल के अलावा किसी का नहीं है। मैथ्यू के घर आने पर अब जेनी भी दोबारा उसके घर आती है, उसी होल से जो होल उसने रूफ में पहले किया था, और वो मैथ्यू को दिखाती है कि उसने मैथ्यू की कार को स्पेस में छोड़ दिया है। मैथ्यू अब अपनी फ्रेंड को पागल कहता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, जिस बात से जेनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर जलाकर उस पर एक अजीब सा मार्क छोड़ देती है। नेक्स्ट डे अब मैथ्यू की ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस वजह से मैथ्यू अपने सर से उस मार्क को छुपाने के लिए एक कैप पहन लेता है। इससे पहले कि मैथ्यू अपनी स्पीच स्टार्ट करता वो जेनी को अपनी विंडो से बाहर देख लेता है और यहाँ उसकी वो हालत हो गई थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और अभी वो इस शौक से बाहर नहीं निकला था कि जेनी अब उसके ऑफिस के अंदर आ जाती है और वहाँ पर एक अजीब तूफान पैदा करती है, जिसकी वजह से सारे पेपर्स उड़ने लग जाते हैं। और कुछ देर बाद बाकी सारे मैथ्यू को देखकर शॉक में थे, क्योंकि अब उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और इसी वजह से उसकी बॉस उसे जॉब से फायर कर देती है। हैना को मैथ्यू के लिए काफी बुरा लग रहा, इसीलिए वो मैथ्यू को लेकर अपने घर पर आ जाती है। वो लोग आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये चीज भी जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उनके घर के बाहर जोर जोर से शाउट करने लगती है। मैथ्यू जल्दी से अब विंडोज के पास जाता है जहाँ पर उसे जेनी नजर आती है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी शार्क थी और जेनी उस शार्क को मैथ्यू की तरफ फेंक देती है और वो शार्क विंडो को तोड़ते हुए रूम के अंदर आती है। मैथ्यू उससे बचते बचते दूर भाग रहा था, लेकिन वो शार्क भी मैथ्यू को खाने वाली थी, लेकिन मैथ्यू शार्क के हमले से बच जाता है और गलती से शार्क खुद ही एक विंडो से नीचे गिर जाती है। मैथ्यू को अब लग रहा था कि चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हैं, इसीलिए वो हैना को ये शहर छोड़कर कहीं और जाने को कह देता है और अब वो जेनी से जान छुड़वाना चाहता था, इसीलिए वो उस गैंगस्टर के पास जाता है जो गैंगस्टर उससे हमेशा से जेनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता था। मैथ्यू गैंगस्टर के घर जाकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके घर पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जेनी से रिलेट करती थी और मैथ्यू जैसे ही उसे देखने की कोशिश करता है तो गैंगस्टर वहाँ का दरवाजा बंद करके उसे अपने साथ ले आता है। मैथ्यू उस गैंगस्टर से कहता है कि मुझे अपनी फ्रेंड को नॉर्मल करना है और मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, तो वो गैंगस्टर उसे एक एस्ट्रोलॉब का पीस दिखाता है और वो पीस जेनी की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता था। और वो गैंगस्टर मैथ्यू से कहता है कि तुम वो इंसान हो जिससे जेनी बहुत ज्यादा फ्रैंक है और वो तुम्हारे पे बिलीव भी करती है, और अगर तुम उसकी पावर्स लेने में मेरा साथ दो तो इस तरह मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी। जेनी, मुझे जेनी की पावर्स भी मिल जाएंगी और तुम्हारी फ्रेंड भी नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद वो जेनी के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर उसके अपार्टमेंट में जाता है और वो जेनी से हर उस चीज के लिए सॉरी करता है जिसकी वजह से जेनी का दिल दुखा था, और यहाँ जेनी भी उसे माफ कर देती है। रात में वो जेनी को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। जेनी जैसे ही उसके घर जाती है तो सारी अरेंजमेंट्स देखकर काफी खुश होती है और सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो उस गिफ्ट के लिए थी जो अभी तक मैथ्यू उसे खोलने नहीं दे रहा था। वो लोग अब डिनर कर रहे होते हैं और ये सब कुछ गैंगस्टर पार्किंग लॉट में देख रहा था। इन लोगों के डिनर के दौरान वहाँ पर हैना आ जाती है और वो मैथ्यू के साथ जेनी को देखकर काफी गुस्से में आ गई थी। वो लोग आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी हैना के पीछे पीछे वहाँ पर मैथ्यू का फ्रेंड भी आ जाता है और वो उस बॉक्स को खोल देता है, जिस बॉक्स को खोलने के लिए जेनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उस बॉक्स के खुलते ही जेनी की सारी एनर्जी वो एस्ट्रोलॉब का पीस एब्सॉर्ब करने लग गया था, जिसकी वजह से जेनी भी जमीन पर गिर गई थी। और तभी वहाँ पर गैंगस्टर आता है और वो आकर जेनी को बताता है कि तुम्हारी सुपर पावर्स चली गई हैं। अब वो गैंगस्टर सब पर गन पॉइंट कर लेता है कि तभी मैथ्यू अपने फ्रेंड को इशारा करता है कि वो गैंगस्टर को मारे, और इस लड़ाई के दौरान जेनी को मौका मिल जाता है कि वो अपनी पावर्स वापस ले ले, और जैसे ही वो अपनी पावर्स वापस लेने के लिए उस एस्ट्रोलॉब तक बढ़ती है तो हैना उसे देख लेती है और वो भी उसे रोकने के लिए आगे जाती है और तभी वो एस्ट्रोलॉब फट जाता है और यहाँ हैना और जेनी दोनों बहुत दूर जाकर गिरती हैं। मैथ्यू जल्दी से हैना को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इससे
पहले कि वो कुछ करता, अब जेनी दोबारा अपनी सुपर पावर्स के साथ हवा में नजर आती है और जेनी सबसे पहले आकर मैथ्यू को बहुत जोर से मारती है। और इससे पहले कि वो मैथ्यू को जान से ही मार देती, हम यहाँ पर हैना को देखते हैं जिसके पास अब जेनी जैसी सुपर पावर्स आ गई थी। और यहाँ अब हैना और जेनी के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो कि हवा में एक दूसरे से लड़ रही थी। और अब हैना जेनी को एक कार के ऊपर फेंकती है और यहाँ जेनी अपना डिफेंड करते हुए उसे भी किक करती है और हैना जाकर एक बिल बोर्ड से टकरा जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई चोट नहीं आई और वो अब जमीन पर आकर एक टॉवर जमीन से निकालती है और उससे जेनी को हिट करती है, जिसकी वजह से जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अब एक कार उठाकर हैना पर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक से हैना बच जाती है। और अब वो दोनों बहुत तेजी से घूमते हुए लड़ रही थी और वो लड़ते लड़ते एक फैशन शो में चली जाती हैं। और अब यहीं पर मैथ्यू आता है जो कि उनको लड़ने से रोकता है और उनको बताता है कि उनकी लड़ाई से और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ लोग डर रहे हैं। और साथ ही वो यहाँ पे जेनी से सॉरी कहता है, इसलिए कि वो अब जेनी के साथ और इस रिलेशन में नहीं रह सकता था। वो जेनी को कहता है कि मैं ये रिलेशन इसलिए खत्म नहीं कर रहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि तुम मेरे से बेटर डिजर्व करती हो। और तभी वो उस गैंगस्टर को आगे करता है और यहाँ हम पर रिवील होता है कि असल में वो गैंगस्टर उसकी पावर अपने लिए नहीं छीनना चाहता था, बल्कि वो गैंगस्टर उसकी पावर को खत्म करके उसे एक नॉर्मल इंसान बनाना चाहता था, ताकि वो हमेशा के लिए जेनी के साथ रह सके। ये बात सुनकर जेनी खुश हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि अब मैथ्यू भी हैना के साथ बहुत खुश था। नेक्स्ट मॉर्निंग अब जेनी मैथ्यू को उसकी कार वापस लाकर देती है। वो चारों यहाँ आपस में एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे कि तभी हैना और जेनी को पुलिस सायरन सुनाई देते हैं और तभी वो दोनों बहुत तेजी से घूमती हैं और अपने आप को सुपर गर्ल्स में चेंज करते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जबकि मैथ्यू और गैंगस्टर्स उन दोनों को देखते रह जाते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।